दोस्तों जैसे मैंने कहा कि पिछली वीडियो में मैं सबका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन से मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा और ये भी कहा कि मैं ईमेल आईडी दे रहा हूं और मैंने दिया भी था पिछली वीडियो में अपना ईमेल आईडी। और मैंने ये भी कहा कि B1 B2 वीज़ा में अगर आपका केस बहुत स्ट्रांग है, मतलब अगर आप यूएस जाना ही है, बहुत ज़रूरी है, तो मेरे को ईमेल कीजिए सब्जेक्ट लाइन के साथ यूएस वीज़ा। तो कुछ ईमेल्स आए हैं दोस्तों और मैंने कुछ ईमेल्स में से कुछ एक दो ईमेल में पिकअप किया हूँ जो मुझे लगा कि मुझे आंसर करना चाहिए और इस वीडियो में मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब आप ईमेल करोगे मुझे अगर जो भी केस इंपॉर्टेंट है मैं उसमें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और आगे जाके मेरे को लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर मोबाइल नंबर दो, मोबाइल से बात करना है। हाँ देखिए, मैं ईमेल सपोर्ट तो मैं शुरू कर दिया, वैसा ही मैं मोबाइल सपोर्ट भी बहुत जल्द शुरू करूँगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. तो आज का सबसे पहला सवाल है अमित गुप्ता जी से। वो कहते हैं कि सर आई हैव सबमिटेड फॉर्म DS-160 फ्रॉम फॉर्म एंड मेड ए पेमेंट टुडे बट अपॉइंटमेंट फॉर OFC हैज फॉर B1 B2 is showing in January 2022 and when I try to take an appointment on available date, then it shows appointment not available. I tried many times and then it shows that you have reached maximum attempts. So does it mean that I can't make another appointment attempts? Also tell me that after US Embassy open B1 B2 visas, then appointment will be available for which possible month? Do I have to resubmit DS-160 form again or not? And can I get appointment on the same DS-160 फॉर्म और नॉट? तो बेसिकली दोस्तों अमित गुप्ता जी कह रहे हैं कि उन्होंने DS-160 फॉर्म फिलअप किया था और पेमेंट भी किया था, लेकिन वो जब अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेट्स नहीं मिल रहे हैं। तो लगातार वो कोशिश किए, लेकिन वो कोशिश करने के पहले वो सिस्टम दिखा रहा था कि जनवरी 22 नेक्स्ट ईयर जनवरी का डेट अवेलेबल था, लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे। उसके बाद सिस्टम एरर दे रहा है कि यू हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, बहुत टाइम ट्राई कर चुके हैं और अलो नहीं कर रहा है फिर से शेड्यूल करने के लिए। तो अब क्या करना चाहिए? ये भी पूछ रहे हैं कि मतलब अगर मैं कर पाऊंगा आगे जाके जब B1 B2 विंडो खुलेगा तब क्या मेरे को कौन सा डेट मिलेगा या नहीं, सेम DS-61 रहेगा या नहीं? दोस्तों इसका आंसर ये है कि पहली बात, जब ये विंडो ओपन होगा नेक्स्ट मंथ या बहुत जल्द जब भी नियर फ्यूचर में, तो यही DS-160 रहेगा। दूसरा DS-160 फिलअप करने की जरूरत नहीं है अनलेस कि आपको कोई चेंजेस करना पड़े। हाँ, कुछ केसेस में क्या होता है कि आपने DS-160 फिलअप किया होगा लेकिन आपने सबमिट नहीं किया होगा, तो 30 डेज़ के अंदर आप सबमिट नहीं करोगे तो वो एक्सपायर हो जाता है, नया DS-160 करना पड़ता है। तो इस केसेस में ऑलरेडी सबमिट किया है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेमेंट भी कर दिया गया है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत। तो दोस्तों मेरा जवाब यही था कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन था उनके लिए, ऑलरेडी मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, तो ईमेल स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल B1 B2 वीज़ा के लिए विंडो क्लोज़ है। आप अप्लाई भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मिलेगा नहीं, मतलब शेड्यूल ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? दूसरी बात, B1 B2 विंडो ओपन होगा, एक्सपेक्टेड है मिड ऑफ अगस्त में, नेक्स्ट मंथ। और उनके लिए क्वेश्चन ये है कि ये पेमेंट जो आपने किया है, वीज़ा फीस पेमेंट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैलिड रहेगा, ठीक है? और फर्स्ट क्वेश्चन अमित जी को ये है कि आप यूएस जाना क्यों चाहते हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिट? अगर ये पर्पस फुलफिल नहीं होगा तो मतलब आगे हम डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ये बताना पड़ेगा। और क्या इतना अर्जेंट है कि आपको आपको यूएस जाना पड़ेगा, पड़ रहा है? व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द नीड ऑफ गोइंग टू द यूएस राइट टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पैंडेमिक सिचुएशन में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि करंटली अभी B1 B2 वीज़ा ओपन है, विंडो ओपन है ओनली फॉर द एसेंशियल सर्विस, ओनली फॉर द इमरजेंसी केसेस ओनली। जैसे कि ये नहीं मैं कह रहा कि B1 B2 वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए ही। अगर आप सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना चाहते हो, किसी से मिलने के लिए जाना चाहते हो, आपको विंडो नहीं मिलेगा और आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर आपका केस ये है कि मतलब किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है या फिर किसी फैमिली मेंबर के लिए जाना है जहाँ पे आपको फिजिकल सपोर्ट देना पड़े, मतलब कोई हो सकता है कि मैटरनिटी केस हो या डिलीवरी केस हो और आपको 1 हफ्ता या 1 महीना, तकरीबन 2 महीना आपको सपोर्ट करना पड़े उनको देखभाल करने के लिए, नहीं नर्सिंग का ड्राफ्टिंग हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आप ऐसे किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, कोई बुला रहा है कि मतलब एसेंशियल सर्विस के लिए किसी को सपोर्ट देने के लिए, नर्सिंग के लिए या मतलब कुछ भी हो, मतलब क्या बोलूँ मैं, कोई
कोई ऐसा सर्विस के लिए जा रहे हो, मतलब ऐसा इनडायरेक्ट सर्विस, नॉट फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट, ऐसे सपोर्ट के लिए जा रहे हो जहाँ पे आपका फिजिकल सपोर्ट चाहिए लेकिन आप वहाँ पे फाइनेंशियल गेन नहीं करोगे, जैसे कि किसी को हेल्प करने जा रहे हो, किसी कोई वॉलंटरी सर्विस देने जा रहे हो आप। या फिर ये भी हो सकता है कि दोस्तों आपका कोई छोटा मोटा कंपनी हो या कोई बिजनेस मीटिंग हो जहाँ पे एसेंशियल सर्विस के बारे में जा रहे हो, यानी कि आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार करते हो आप, एसेंशियल सर्विसेज यानी कि मेडिकल इक्विपमेंट्स या कोई खाने पीने का चीज़ें या फिर ऐसे कोई आइटम जो यहाँ पे हॉस्पिटल में यूज़ हो, ठीक है? ऐसे चीज़ के लिए कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आपको मिल सकता है। तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल गया होगा कि आप ये-1 बी-2 वीज़ा आप किस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। ओनली फॉर दी, तो अमित गुप्ता जी आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बेसी को लिखना पड़ेगा। मैं ईमेल आईडी दे सकता हूँ लेकिन आप पता नहीं किस लोकेशन इंडिया में रह रहे हो, इस लोकेशन के एम्बेसी में लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल, आप दिल्ली में हो तो दिल्ली एम्बेसी को लिखना पड़ेगा, या बॉम्बे में हो तो बॉम्बे एम्बेसी को लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब आपको पूरा लिखने के पहले पूरा डॉक्यूमेंट्स यानी कि डिटेल्स, आपको बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा ईमेल में, और बैकग्राउंड लिखने के बाद DS-160 का रेफरेंस नंबर प्लस पेमेंट का डिटेल, वो सब प्रोवाइड करके मेंशन करके आपको आपके बारे में बैकग्राउंड देना पड़ेगा 2-4 लाइन में। प्लस आप क्यों यूएस जाना चाहते हो ये लिखना पड़ेगा, प्लस आप यूएस जाके क्या करोगे वो लिखना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट स्ट्रांगली लिखना पड़ेगा। लिख के आप उनको रिक्वेस्ट करो कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए, और आई मीन डेट आई मीन एक्टिवेट करने के लिए, और वीज़ा आपको देने के लिए, ठीक है, इश्यू करने के लिए। तो आप जैसे ये ईमेल करोगे, एम्बेसी आपके एप्लीकेशन पे गौर करेगा, ईमेल गो थ्रू करेगा। अगर एम्बेसी को लगता है कि मतलब आपको यूएस जाने को, मतलब आपको यूएस जाने का पर्पस वेरी वैलिड है, जेन्युइन है, स्ट्रांग रीज़न है, और आप यूएस जाके क्या करोगे वो इम्पोर्टेंट है, तो यूएस एम्बेसी आपका केस अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद वो एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने का मतलब है जब आप एक्सपेडाइट वीज़ा अप्लाई करोगे B-1 B-2 में, आपको शेड्यूल करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको एज़ यूजुअल प्रोफेशनल लाइक आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। मैं एक लाइन में कहूँ तो एम्बेसी आपको देखेगा कि मतलब आप यूएस जाके क्या करने वाले हो, आप इतना ज़रूरी क्यों है यूएस जाने का, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, इस एसेंशियल सर्विस में आता है या नहीं। था अमित गुप्ता जी का केस। मैं और एक केस ले लेता हूँ आज का, तो उस केस के साथ हम एंड करेंगे वीडियो। यहाँ पे विजय जी का केस लूँ तो ये सिमिलर केस है जो पहले अमित जी का किया था, सिमिलर केस है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। विजय जी का ऑलरेडी यूएस वीज़ा था जो एक्सपायर हो चुका है रिसेंटली। वीज़ा एक्सपायर हो चुका है अप्रैल में, और इन्होंने फिर से अप्लाई किया था मार्च में, ठीक है। मार्च में DS-160 करने के बाद उनको डेट मिला, यानी कि अपॉइंटमेंट डेट मिला जून का। जैसे जून का अपॉइंटमेंट मिला दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इस बीच में पैंडेमिक आ चुका था, लॉकडाउन हो चुका था, इसलिए अनफॉर्चुनेटली उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। तो उसके बाद ये मतलब ये यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकते, मतलब ये इंटरव्यू अटेंड ही नहीं कर सकते। अब क्या करना है दोस्तों, इनका केस एक्चुअली जेन्युइन था। इनको अक्टूबर तक वहाँ पे यूएस में पहुँचना है क्योंकि इनको फैमिली को सपोर्ट करना है, मैटरनिटी केस है, इनके बेटी को या डॉटर इन लॉ को सपोर्ट करना है। तो एक मैं कहूँ तो ये थोड़ा-सा मतलब जेन्युइन केस बनता है। लेकिन एम्बेसी एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप दोनों क्यों जाना चाहते हो? यानी कि केस अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी कि स्पाउस के साथ, यानी कि वो माँ है तो मतलब शी कैन टेक केयर। अब मतलब फादर इन लॉ क्यों जा रहे हैं, वो केस बन सकता है। तो यहाँ पे आ सकता है कि दोस्तों मतलब दोनों चाहते हैं कि अब स्पाउस तो मतलब अकेली नहीं जा सकती, बुजुर्ग है, तो ये भी अकम्पनी करना चाहती है, ये एक स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। तो दोनों जा सकते हैं, मेरे हिसाब से दोनों जाने का मतलब पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, वीज़ा मिलने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए मैंने उनको कहा कि अभी इनको फिर से DS-160 अप्लाई करना पड़ेगा, पेमेंट ऑलरेडी है, ठीक है। उस DS-160 के बेसिस पे पेमेंट के बेसिस पे इनको एक्सपेडाइट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए तो सेम प्रोसेस है, इनको एम्बेसी को फिर से लिखना पड़ेगा, और ऑब्वियसली ये डिटेल देके, बैकग्राउंड देके ऑब्वियसली मुझे भी लगता है कि एम्बेसी अप्रूव कर देगा। वो करने के बाद इनको नियरेस्ट डेट मिल जाएगा, और नियरेस्ट डेट माने कि 1 महीने के अंदर-अंदर मिल जाएगा। उसके बाद ये इंटरव्यू अटेंड करके यूएस वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके केस में और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मैं कि ये बुजुर्ग है, सीनियर सिटीज़न है। एक्चुअली ये जब मार्च में इन्होंने अप्लाई किया था, तो इनको इंटरव्यू वेवर कर दिया था। इनको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं थी। विदाउट इंटरव्यू खाली ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, इनको वीज़ा रिन्यू होने वाला था। लेकिन इनका नसीब देखिए कि मतलब पैंडेमिक सिचुएशन आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो ये कैंसल हो गया। इसलिए इनको, मेरे को अभी पता नहीं कि ये जब ये लिखेंगे एम्बेसी को, ये
वो बोलेंगे कि इंटरव्यू अटेंड करने के लिए बोलेंगे या इंटरव्यू वेवर कर देंगे, मेरे को पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मतलब सीनियर सिटीजन है, इनका इंटरव्यू अभी भी फिर से भी ये सेकंड टाइम जब अप्लाई करेंगे इंटरव्यू वेव हो सकता है, मतलब मुझे लगता है। तो अगर ये इंटरव्यू वेव हो गया और इनको सिर्फ अपॉइंटमेंट मिलेगा यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फिर ड्रॉप बॉक्स में डॉक्यूमेंट डालने के लिए, तो इनको वीज़ा मिल सकता है। तो ऑल द बेस्ट मिस्टर विजय। तो दोस्तों आज के लिए इतना था, 2 केस के बारे में डिस्कस किया और मैं और भी बहुत सारे केसेस लूँगा, उस पे डिस्कस करूँगा बी1, बी2 के बारे में और कोशिश करूँगा कि और भी वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में डिस्कस करूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इनका इन 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 अमित जी और मतलब विजय जी का केस के हिसाब से बेस्ड ऑन देयर केस आपको कोई हेल्प हो, इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई हेल्प हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे यूएस वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ और कंट्रीज़ के भी वीज़ा इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ, स्पेशली यूके एंड कनाडा। और दोस्तों ये और एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो वॉच करते हैं, वीडियो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, वो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन 50% लोग मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो ये जो 50% लोग जो छूट गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा या फिर मैं लाइव आऊँगा तो नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा बोल नहीं सकते, कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है? सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो इसके साथ दोस्तों टेक केयर। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू। बाय बाय।